हम लोग बात कर रहे थे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हम लोगों ने देखा था, एक बात पुरानी रिपीट करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। ओह, बच्चे लोग बड़ा लेट आ रहे हैं। तो ये आई कैप हुआ बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस पे जे कैप हुआ और जेड एक्सिस पे के कैप। तो आई क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर हम आई डॉट आई ले लें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, उसी तरह से आई डॉट आई को आई आई कॉस थीटा होना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? आई का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, दूसरा आई का मतलब वो भी पॉजिटिव एक्सिस पर है, मीन्स सेम डायरेक्शन का मतलब कॉस जीरो की वैल्यू 1 और यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, दूसरे वाले की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, फाइनली 1। इसका मतलब ये निकला कि जब भी डॉट हो, चाहे आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सेल्फ डॉट जो है यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 होता है। और अगर डिफरेंट डॉट ले लिया जाए, जैसे कि आई डॉट जे ले लिया जाए या जे डॉट के ले लिया जाए या के डॉट आई ले लिया जाए, तो इसमें अगर आई जे देखें तो इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो यहाँ आई जे कॉस 90 होने की वजह से 0। तो कोई भी डिफरेंट वेक्टर चाहे आई जे हो या जे के हो या के आई हो, हमेशा ही किस पे रहेंगे? 0, क्योंकि 90 डिग्री पे होंगे। तो ये बात निकली। तो इस पे किस फॉर्मेट से क्वेश्चन बनाते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। बी वेक्टर एक और है जो कि है यहाँ पर 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 2k कैप, ये ले लिया जाए। अब इसमें ए डॉट बी अगर निकालना होगा हमें, तो ए डॉट बी का मतलब 2, आई का कोफिशिएंट 2 है और इधर आई का 3 है। 2 को 3 से इंटू करो, 6 आ गया, प्लस 6 आ गया, माइनस का यहाँ पर 8 आ गया, 12 माइनस 8 आता हुआ फाइनली 4 आ गया। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेक्टर एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच में जो डॉट आएगा वो होगा ई डॉट ए, और ई डॉट ए जो होता है वो फ्लक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारा फ्लक्स आ जाएगा 4। जो भी यूनिट्स दे रखी होंगी उसमें आंसर मिल जाएगा। ये तो थे डॉट के। तो डॉट के पूरी फिजिक्स में जब जब फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मेट यही रहेगा उसका निकालने का। ठीक, इसी कंसेप्ट में उन्होंने क्वेश्चन बनाना है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें आना चाहिए। अरे एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? फर्स्ट लाइन है, सेकेंड है, थर्ड है, ये है, कौन सा? पूरा सर, पूरा पूरा पूरा। देखो, अगर ए डॉट बी है तो ए डॉट बी को हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है। इसमें ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा ए बी के बीच का एंगल है। तो अगर हमने आई डॉट आई लिया तो आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर आई है, दूसरा भी यूनिट वेक्टर आई है, और आई का मतलब हमेशा पॉजिटिव, इसके नीचे लाइन। हाँ, एक्स एक्सिस की तरफ एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 हो गया, 1 हो गया। आई डॉट आई ले लें, जे डॉट जे ले लें या के डॉट के, ये तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा अलग ले लें आई डॉट जे, तो आई डॉट जे अगर ले लेंगे तो आई जे कॉस थीटा निकलेगा। आई और जे के बीच में एंगल अगर तुम देखो तो आई एक्स एक्सिस पे है, जे वाई एक्सिस पर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, कॉस 90 की वजह से 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी हमें सिचुएशन देते हैं, जैसे कि ई और ए दे दिया और कहा फ्लक्स निकालो, तो एक ई का वेक्टर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी वेक्टर एरिया वेक्टर दे रखा है हमें, तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे कि आई को आई से इंटू करने पे तुम्हें पता ही है 1 आ जाता है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया। आई को जे से या आई को के से करेंगे 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से आई को आई के कोफिशिएंट से इंटू कर दिया, जे के कोफिशिएंट से जे के कोफिशिएंट को इंटू करा, प्लस 6 आ गया, यहाँ प्लस 4 माइनस 2 है तो माइनस का 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा 4 जो आया वो ई डॉट ए आया। ई डॉट ए ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी। चलिए, कल क्वेश्चन कराया था आपने। ये हम बता रहे थे बच्चों कि कुछ लोग डॉट प्रोडक्ट के लेवल में सीखे नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ 0 लेवल से हमने यहाँ पर उससे कनेक्ट तो सर ये ई की वैल्यू कहाँ से ली? ये उन्होंने कोई क्वेश्चन दे रखा था कि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये दिया, एरिया वेक्टर ये दिया, और हमसे कहा कि फ्लक्स निकालिए।
तब हम इस तरह से करेंगे, ठीक। और जब भी कहीं पूरी फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला आएगा तो यही एक फिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन बनेगा इसमें। चलो हटाओ इसे। अब देखते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ही एक फार्मूला आया था वहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे भी क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले रिलेशन आएंगे तो वहाँ पे भी एक फॉर्मेट बनेगा। तो तुम्हें पता है आई का मतलब है एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर और के कैप का मतलब है जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर। माइनस आई का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। और माइनस वाई का मतलब हो जाएगा, जो माइनस वाई एक्सिस पे होगा उसे माइनस जे कहेंगे, माइनस के का मतलब माइनस जेड एक्सिस पे होगा। अब देखो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है थोड़ा सा बता दें, इसके लिए अलग क्लास तो नहीं हो पाया, मगर इसी रनिंग क्लास में कर लूँ तो हो भी जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का। याद करो जब हमने पहली बात बताई थी फिजिक्स में, जो फंडामेंटल हैं वो इस बात पे थे कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा गया तो दो तरह के केस दुनिया में पाए गए, मतलब फिजिक्स की दुनिया में और मैथ्स की दुनिया में, कि एक तो इसका स्केलर मिला और एक ये केस था तो वेक्टर मिला। जब जब स्केलर मिला तो उसका एक सिंबल दे दिया ए डॉट बी और इससे हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया, और हमेशा के लिए समझ लिया कि जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल रहा होगा तभी हम ऐसी कैलकुलेशन को नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर प्राप्त हो तो ऐसी कैलकुलेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। इसको फर्दर जब और पढ़ा हम लोगों ने तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा पाई, और उसको हमने अभी शॉर्ट में देखा है। इसी तरह से ए क्रॉस बी की हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी कहने का मतलब जो था वो ये तो तय हो गया कि ये वाला टर्म वेक्टर मिल रहा है। तो जब वेक्टर मिल रहा है तो हमें क्यूरियोसिटी हुई कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट क्या है और डायरेक्शन क्या है। एक वेक्टर की तीनों चीज़ें जानना हमारी ड्यूटी होता है, कंपलसरी है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है, इसकी यूनिट क्या है, इसका नेचर क्या है, ये बात हम लोगों ने जानी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया तो इसकी डेफिनेशन, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी यूनिट और इसकी डायरेक्शन को जाना। इसी तरह से बच्चों जब फ्लक्स आया तो फ्लक्स भी हम लोगों ने जाना कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, और डायरेक्शन है ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी। तो ये हमारी ड्यूटी होती है सारी चीज़ें जानना। तो अब हम ए क्रॉस बी कितना आया ये जानने के लिए फार्मूला हमें साइंटिस्ट ने दिया कि ए बी साइन थीटा है, और एक एन कैप और इंटू कर दिया। क्यों इंटू कर दिया? क्योंकि पूरी साइड RHS जो है वो स्केलर है, अगर हम यूनिट वेक्टर से इंटू कर देंगे तो फ़ायदा क्या निकलेगा कि ये टर्म तो हमारा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। स्केलर को वेक्टर से इंटू करने पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मान लो ये 50 है, इस 50 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हमारा मैग्नीट्यूड 50 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। बस इतना फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा, ये टर्म स्केलर था, इधर वेक्टर से इंटू कर दिया तो पूरा ये RHS जो है हमारा वेक्टर बन गया। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट फॉर्म है वेक्टर। अब इसमें कौन कौन क्या है ज़रा इस बात के दर्शन कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन क्या है इसको भी लिखते हैं। ये क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है अभी सिखा रहे हैं इसको। ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और ये वाला जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारी पूरी सिचुएशन तैयार हो गई इसमें। अब देखो बच्चों इसको कैसे निकाला जाता है, इसकी डायरेक्शन के लिए एक रूल सिखा दे तुम्हें। ये 11th का टॉपिक है, कहने में 11th का है मगर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एन कैप है क्या? हाँ एन कैप है यूनिट वेक्टर। ओके सर।
ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर यूनिट वेक्टर के लिए एक रूल बता दें छोटा सा। ये रूल हमें एक्चुअल में तो 11th में पढ़ना चाहिए था, और यूज़ तो पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा फिर से सीख लो उसको साथ में हमारे। देखो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल ये क्या बताता है, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे एक सुंदर सा हाथ बनाओ बच्चों, ये है राइट हैंड, एक सुंदर सा हाथ हमने बना दिया। ये देखो बहुत ही सुंदर सा एक राइट हैंड बन के तैयार हो गया। राइट हैंड में पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ 4 फिंगर्स को, अगली चारों उंगलियों को कर्ल करेंगे, कर्ल। तो जो डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की होती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए ए और बी है, ए और बी। अगर हम ए क्रॉस बी चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं बच्चों, हम ए क्रॉस बी, यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो पहला वेक्टर कौन सा है, ए, फिर दूसरा वेक्टर बी आ रहा है। तो हम अपने राइट हैंड को रखेंगे और ए वेक्टर से कर्ल करेंगे बी की तरफ। ठीक है, ऐसे रखा हमने, ए से बी की तरफ ऐसे कर्ल किया, तो देखा हमारी उंगलियां मुड़ नहीं पा रही, तो हमने इस हाथ को ऐसे चेंज किया और ऐसे कर्ल करा। ये थंब की डायरेक्शन आई। थंब की डायरेक्शन क्या आई, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन, यानी जेड एक्सिस की तरफ आई। तो ये डायरेक्शन बनेगी हमारी ए क्रॉस बी, ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी। फिर से देखो, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल किया, क्या, राइट हैंड, राइट हैंड को कर्ल किया, राइट हैंड की चारों फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया। थंब जिस डायरेक्शन में आया वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की हुई। कहाँ है ये, इस बात को हम 3D फिगर है, मजबूरी में हमें ऐसे बनाना होगा, हमने ऐसे बना दिया, ये ए क्रॉस बी है। अब इसका सिंबल लिख दिया बच्चों। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को चूंकि प्लेन में बनाया नहीं जा सकता, इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया, और सिंबल है ये। इस सिंबल का मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन, टू द प्लेन। सर हमेशा ए टू बी लेंगे? नहीं, बी क्रॉस ए भी बता रहे हैं, एक एक करके बताएंगे ना, अभी आधी बात हुई। अगर हमें बी क्रॉस ए की ज़रूरत होती तो हम बी से ए की तरफ कर्ल करते, और ऐसे कर्ल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हाथ को अपने ऐसे रखेंगे यूँ, और बी से ए की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे। ऐसे किया तो इनवर्ड टू द प्लेन निकला, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन में निकला। इसको हम मजबूरी में ऐसा बना रहे हैं, ये आया बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का सिंबल क्या हुआ बच्चों, बी क्रॉस ए का सिंबल हुआ क्रॉस। इस क्रॉस को सर्किल में जब लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। इसका यहाँ पर मतलब लिखे दे रहे हैं, पहली बार लिख रहे हैं तो मतलब लिखे दे रहे हैं, वरना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन, ये हुआ इसका मतलब। अच्छा, अब यहाँ से जरा गौर करो एक बात पर कि अगर ए डॉट बी होता बच्चों, तो ये हटा दें ऊपर वाला, थोड़ा जगह हमें चाहिए, और तो पता है बच्चों जीने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। चलो भाई, जगह है, मिल गई। सर ये राइट हैंड कर्ल रूल बना लें? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर से एक हाथ बनाओ, इतनी सुंदर इतना कि हमने बनाया है। और ध्यान रहे ये राइट हैंड ही है, कहीं उल्टे हाथ पर इस्तेमाल कर दो तो गलत हो जाएगा। तो ये निकल कर आया। अब इसके बाद बच्चों जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं, चलो अप्लाई करा जाए। सर जो हैंड बना के इसके नीचे ए ऊपर बी लिखा है, यहाँ पर ये जो हैंड बना रखा है, हैंड बना रखा है, हैंड 1 2 क्या बनाया, हैंड कहाँ बनाया भाई, ए पहले क्रॉस, बना रहे हो 1 2 लिखा है। ये ए क्रॉस बी लिखा है, ऊपर यहाँ लिखा है बी क्रॉस ए। अरे दादा, एंड कहाँ बनाया है, समझे नहीं, फिर से बोलो। राइट हैंड बना रखा है उसमें, राइट हैंड में, हाँ ये राइट हैंड में यहाँ रेखाएं बना लेना ताकि पूरी फील आए। चारों उंगलियां हो गई, थंब हो गया, और पहला 1 वेक्टर से 2 वेक्टर की तरफ कर्ल करना है थंब को। ठीक है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ ही कर्ल करना है, समझ पाए, बोलो बच्चों। समझ गया सर? ठीक है, अब तुम बताओ बच्चों।
अगर ए क्रॉस बी को लिखा जाए बच्चों तो कैसे लिखा जाएगा, देखो यूज करते हैं। तुम्हें पता है आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है और जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस पर और के कैप का मतलब जेड एक्सिस पर। तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक दी गई थी 11th में, तुमने सीखा होगा कि अगर हम आई क्रॉस निकालते हैं आई क्रॉस जे तो के बराबर आता है। और इस तरह से यूजुअली ट्रिक बता देते हैं टीचर लोग कि ऐसे क्लॉकवाइज लिख दिया करो, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के इक्वल, के क्रॉस आई जे के इक्वल। तो आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई कैप के इक्वल और के क्रॉस आई कैप जे कैप के इक्वल। ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। ठीक, अब ऐसा क्यों है इस बात की तरफ हम लोग जाते हैं। अगर इसका उल्टा लिखना हो तो हमें पढ़ाया जाता था कि इसका उल्टा लिखा जाए जे क्रॉस आई तो माइनस के लिख दिया करो, अगर के क्रॉस जे हो तो माइनस आई कैप लिख दिया करो, आई क्रॉस के कैप हो तो माइनस जे कैप लिख दिया करो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सवाल हम लोग इससे अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की तरफ और जे का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की तरफ। राइट हैंड रखेंगे हम, पहला वेक्टर आई है, दूसरा है जे, हमने राइट हैंड रखा आई की तरफ, आई से जे की तरफ कर्ल किया। देखो डायरेक्शन क्या आई, बोलो क्या आई, पॉजिटिव जेड आया ना, बताओ। एक बात, जो तीन लिख रहे हैं वो रिपीट कर दीजिए। तीन हमने ये लिखे हैं, आई जे के कैप एक सर्किल में लिखा है और बताया कि जब आई को जे के साथ क्रॉस करो तो के इक्वल होगा, जे को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आई के बराबर होगा, के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जे के इक्वल आएगा। ये बताया। जे की थोड़ी सी टांगे लंबी कर दें तो ये थोड़ा सुंदर लगने लग जाएगा। लो, तो ये हमने यहाँ लिखा। अगर इसको उल्टा करके लिखोगे तो माइनस के लाना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा इस बात को हम देखते हैं। ये ट्रिक है उन लोगों के लिए जो रीज़न जानना नहीं चाहते, और जो रीज़न जानना चाहते हैं ये भी कहाँ से निकाला है तो वो सीखें आगे। सुन, ठीक, रेडी हो। तो आई क्रॉस जे जब पढ़ रहे हैं तो आई से जे की तरफ हमने कर्ल किया ऐसे करके, तो देखो क्या आया, पॉजिटिव जेड की तरफ आई, थंब हमारा कहाँ है, पॉजिटिव जेड की तरफ है। पॉजिटिव जेड की तरफ है क्या मतलब ये निकला कि यहाँ इसको हटा दें, देखो आई जे को यहाँ लिख रहे हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है तो आई क्रॉस जे होगा आई जे साइन थीटा। अब तुमने देखा आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन थीटा कितना लगेगा, थीटा लगेगा क्या 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू लगाओगे यहाँ क्या आएगा 1, तो ये वैल्यू 1 आई। अगर ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी देना है, डायरेक्शन क्या आई है पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप, तो इसको 1 लिखने की बजाय सिर्फ के कैप लिख दिया जाए तो दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, मैग्नीट्यूड 1 आ गया और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड की तरफ आ गई। ये चाह रहे थे। ऐसे ही अगर जे क्रॉस आई चाहिए हो तो जे की तरफ चारों उंगलियां रखो, जे की तरफ राइट हैंड की, फिर आई की तरफ कर्ल करो, देखो थंब आएगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो इसी को हम लिखेंगे ऐसे कि जे क्रॉस आई को माइनस के कहा गया। ठीक है, जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के हो गया। समझ पाए। अब जरा सोचो बच्चों इसको। अब ऐसे ही दूसरा कुछ बताओ, जैसे ये आई जे था ऐसे ही बताओ के जे के बारे में बताओ कुछ। बताओ बच्चों के आई के बारे में, के जे के आई बता पाओगे नहीं। देखो हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, 3D फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस, तीनों तैयार हो गए। दिख रहा है तुम्हें। अगर तुमने आई क्रॉस जे चाहा तो ऐसे कर्ल किया, ये आया। अगर तुम्हें जे क्रॉस के चाहिए, जे का मतलब पॉजिटिव जेड और के का मतलब इधर, ओफो, जे का मतलब पॉजिटिव वाई, के का मतलब पॉजिटिव जेड, तो अगर तुमने राइट हैंड को ऐसे कर्ल किया तो देखो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा थंब। एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप और जे आई, ये के है और आई है, के का मतलब है जेड एक्सिस ये।
अगर के क्रॉस आई करें तो देखो हमारा थंब आ रहा है इस एक्सिस की तरफ, ये कौन है, ये है वाई। वाई को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। और इसका रिवर्स करोगे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये कहानी है, बहुत टाइम चला गया इसमें, ये फंडामेंटल्स हैं बच्चों, ये 11 से पता होना चाहिए थे, नहीं पता है तो आप पता कर लो और फटाफट से देख लेना। वीडियो बनना है, ज़्यादातर समझ में आए तो उसको रिपीट करके देखना। ठीक है बच्चों। ये बोर्ड लगा रहे हैं। नोट कर लो बच्चों फटाफट से। थैंक गॉड, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई आगे चले जाए, यहाँ तक तुमने कर दिया सारा काम। अब आ जाते हैं आगे, अब पहुंचते हैं उस कहानी पर कि इसका क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। इसका क्वेश्चन करने के लिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उन्होंने हमें एक रास्ता दिया, देखो कैसे। उन्होंने कहा ए और बी दो वेक्टर दिए और कह दिया क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ लिखा हमने वेक्टर ए इक्वल टू, क्वेश्चन है ये, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5i कैप 5k कैप। ये ले लिया, सब पॉजिटिव ले लिए। अब देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सर, ए वेक्टर में के की वैल्यू क्या है, के कैप की। देखो हम पूरा पढ़ रहे हैं। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, दोनों वेक्टर हो गए। अब इसमें उन्होंने कहा फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। ठीक, अब तो देखो ए वेक्टर पहले लिखेंगे। ए वेक्टर का हम तीनों मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसमें आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के और आई को रिपीट कर लेंगे। ए वेक्टर का आई की वैल्यू कितनी है 2, जे 3 है, के 4 है, आई को फिर से रिपीट कर लो 2। बी वेक्टर लिखो, यहाँ बी के कोफिशिएंट आई के पास कितने हैं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। पहला मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा, क्योंकि तुमने अभी पढ़ा है कि जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होता है। तो जे और के को तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, पहला मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा। तो ये क्या आ रहा है, ये ए क्रॉस बी आ रहा है। ए क्रॉस बी आ रहा है तो 3 5 हो गया बच्चों, 15 हो गया। माइनस साइन फार्मूले में आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8। 3 कहाँ से आया? हो यार, जब 3 आया था तब पूछना चाहिए था ना, अब तो सब गड़बड़ झाला हो गया। ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे हमने पूरे, ए के कोफिशिएंट लिखे, आई के नीचे आई की वैल्यू लिख दी, जे के नीचे जे की वैल्यू 3 लिख दिया, के नीचे के की वैल्यू लिख दिया, आई को फिर से रिपीट किया क्योंकि अभी बता रहे हैं। बी के आई जे के कैप देखो, आई जे के, आई के नीचे 1, जे के नीचे 2, के कितना 5 के है, 5 लिख दोगे और आई के नीचे 1। पहुंच पाए? बोलो बोलो। समझ गया सर, समझ गया। अब देखो जे के को पहले मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि जे के को क्रॉस प्रोडक्ट आई के बराबर होता है, तो पहले हम आई लाना चाहते हैं। तो जे के को मल्टीप्लाई करके आई आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 4 को 8 हो गया, प्लस साइन लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, के आई का मल्टीपल जे के इक्वल होता था। पहले देखो पीछे पेज में अपने 4 × 1 4 आ गया, माइनस साइन यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, जे प्लस साइन लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, आई जे मल्टीप्लाई होके क्या आते हैं 4, तो यहाँ लिखा 4 माइनस साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना है 3, और यहाँ क्या लिख दिया के, क्योंकि आई जे मल्टीप्लाई होकर इसके के इक्वल आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया सारा कुछ। अब यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा आया है ए क्रॉस बी इक्वल टू आया, यहाँ पर आया 7i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का सिर्फ 1 बच रहा ठीक है। बस इतना आ गया आंसर। ठीक, अगर कभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो
तो मॉड कैसे निकाला जाता है ये बता चुके हैं। मॉड निकाला जाता है इस तरह से कि इनकी कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस का यहाँ 36 हो गया, प्लस का यहाँ 1 हो गया। तो इस तरह से हमने इन लोग को जोड़ा और यहाँ आ गया रूट का 86। 86 का मतलब हो जाएगा कि 8.2 के करीब आ जाएगा। हटाओ बच्चों, आगे बढ़ो फिर। और अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सर अभी नोट नहीं हुआ। नोट करो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्रोडक्ट से। अच्छा अभी कर रहे हैं। सर ये तरीका सर ये मल्टीप्लाई करने का ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया कुछ। जहाँ पे नहीं आया वहाँ पूछो, जहाँ नहीं आया वहाँ पूछो। सर को फार्मूला नहीं है। अरे यार ये फार्मूला गंदा से तैयार होगा। फार्मूला तो है इसका, फार्मूला याद करना अच्छा नहीं है, फार्मूले को सीखना अच्छा है। इसी को लिखा जाता है ax bx और यहाँ पे cx लिखा जाता है। तो यहाँ ax bx माइनस cx ऐसे करके गंदा से फार्मूला तैयार होगा। फार्मूला कहाँ याद रहेगा, उसका प्रोसेस सीखो कैसे बनाया जा रहा है। पहले आई जे के कैप तीनों लिखेंगे, ये वाला हटा दे, दूसरा फिर क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि दोबारा बताने में मजा नहीं आएगा। इसे दोबारा बताने में मजा नहीं आएगा, पूरा लिख चुका है। पूरा प्रोसेस पे ध्यान दो कि करा क्या है। अरे सर ये नोट नहीं हुआ, ये इसको प्रोसेस समझिए। कहाँ से आया सर ये वाला प्रोसेस? ये प्रोसेस कहाँ से आया अभी इतनी देर से बता रहे हैं। जैसे वो तो सर समझ गया मैं। आई डॉट आई देखा तुमने, जब हाँ, आई वो से सारा आई समझ आ मल्टीप्लाई गया। करा था, वहीं से थोड़ा अंदाजा लो, समझ में आ जाएगा। जब आई डॉट आई इंटू करा था तो 1 हो गया, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया। आई डॉट जे भी 0 था, आई डॉट के भी 0 था। वो तो आसान था डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्शन और मैटर सारे रहते हैं। जैसे अभी तुमने देखा कि आई जे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं के बराबर आता है आई जे का। अगर हम जे के का लेते तो आई के इक्वल आता है, के आई का लेते तो जे के बराबर आता है। और उल्टा अगर ले लो, आई क्रॉस जे की जगह पर जे क्रॉस आई ले लो तो माइनस के हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इतने सारों को मल्टीप्लाई करके आई का आई के साथ भी करना है, आई का जे के साथ भी करना है, आई का के साथ भी करना है। तो अकेले अकेले बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसको एक सिस्टम बना दिया उन्होंने कि जब भी ए वेक्टर दिया जाए तो पहले ऐसे लिखो आई जे के, आई को एक बार रिपीट कर लो, फिर आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे के का कोफिशिएंट और आई का रिपीट कर दिया। बी वेक्टर का आई के नीचे इसकी वैल्यू 1, 2j है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, 5k है तो यहाँ 5 लिख दिया, 1i है तो यहाँ 1 लिख दिया। अब सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन जे के का चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के बराबर होता है। पहली चीज आई ला रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, आई आ गया। तो पहला मल्टीप्लिकेशन और फिर ये दूसरा मल्टीप्लिकेशन इसका, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। तो माइनस साइन तो आएगा ही क्योंकि पहले जे के सर हम ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूनिट वेक्टर बना देंगे। ये 11 में क्वेश्चन करे भी थे। देखो यूनिट वेक्टर ऐसा आएगा, यूनिट वेक्टर इसका मान लो एन कैप है तो एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बस ये यूनिट वेक्टर बन गया। ए क्रॉस बी तुम्हारा ये निकल कर आया है 7i माइनस 6j प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड आया है रूट का 86, ये लिख दिया। बस ये आंसर हो गया यूनिट वेक्टर। सर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। नहीं, हाँ मतलब इसको इतना ही लिख के छोड़ेंगे, ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये 1 तो है ही। क्यों 1 है? क्योंकि इसका ही मैग्नीट्यूड तो ये निकल कर आया है। तो सेम अपान सेम को इनटू कर डिवाइड करोगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। ये है। और सर ये डायरेक्शन बीच में साइन माइनस का ही आएगा। हाँ बीच में हमेशा साइन माइनस का आएगा। बीच में माइनस का साइन आएगा। वजह क्या है? पहली बार ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर बी से ए को कर रहे हो। वो साइन चेंज होने पर तुम्हें बताइए आई क्रॉस जे अगर के है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है? जो भी वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट को तीनों को स्क्वायर करके रूट में जोड़ दिया जाता है। वो अरे कितना आर का है सर? आर कितना रखा है इसका? इसमें आ रहा है 86। 49 तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, के है के का 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 49 150 हुआ, 50 36 86 बन गया। चलो अंडर रूट में है ना? दूसरा एक क्वेश्चन निकालो जरा, इसका प्रोसेस सीखो बच्चों, प्रोसेस सीखो।
सर ये कह रहा है सर इसका आंसर 9.2 आएगा जो आपने रूट के बाद अच्छा लिखा है 9.2 आएगा रूट 86 का। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल सही कहा Yes, तुमने, sir. 9.2 आएगा। हम 66 के हिसाब से लिख गए, बिल्कुल सही है, 9.2 अप्रॉक्सीमेट आएगा। 81 तो 9 का हो गया ना, उसके बाद 6 का ऐसे 0.2 या हाँ 0.2 के आसपास रहेगी वैल्यू। अच्छा हटाएं से, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। और ये सारा टाइम हमारा फालतू जा रहा है। फालतू जाने का मतलब सेंस ये कि ये सब सीखा वो होना चाहिए तुम्हारा। 11th पे इसके हज़ारों क्वेश्चन आते हैं, हज़ारों, पूरी बुक में भरे हुए हैं क्वेश्चन, और तुम लोगों ने नहीं करें तो अब कर लेना। अब नहीं करें तो हमारा 11th का बैच शुरू हो रहा है 2 दिन में, तो उसमें आके ज्वाइन कर लेना, सारे लोग पढ़ लेना। किसी को एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है, बस तुम अपनी 12th की फीस दे देना, इतना काफ़ी। सीखो से, अभी भी रनिंग बैच में ना सीख सको तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास डेटा का अरेंजमेंट हो जाए तो जिम्मेदारी के साथ सारा कुछ जो है वो 1 नंबर से सारे वीडियोस देखते चले जाना। खासतौर से वेक्टर जरूर कर लेना उसमें। वहां पे हम कराएंगे इसे कम से कम 15-20 दिन, तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकते 15-20 दिन का, क्योंकि तुम्हें तो बस शॉर्ट में हमें ये बताना है कि तुम्हारे क्वेश्चन इसमें कैसे होंगे, बस रीजन जानना, रिसर्च करना, ये तो सब 11th में था, मगर फिर भी 11th का हम काफ़ी बताते हुए चल रहे हैं, मगर फिर भी आत्मा हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन, एक उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P = 2I है, 4J है, +3K है, और E वेक्टर है। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, 3I कैप +2J कैप, और यहाँ पर है प्लस का 4K कैप, ठीक 4K कैप। अब तुमसे उन्होंने कहा है कि फाइंड टॉर्क, ये तुमसे क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड टॉर्क निकालना है, तो तुम्हें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P×E तो होता है। तो जब तुम्हें पता है कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो टॉर्क आ जाएगा, बस। अब इसे चलो निकालते हैं। सिस्टम इसका कैसा है लिख देते हैं, एक बार और हम दिखाते हैं इसे, अगली बार फिर तुम करना। देखो बच्चों, ये था, पहले हमने लिखा यहाँ I J K I 3 बार लिख लिया, फिर हमने P वेक्टर यहाँ नीचे लिखा, P वेक्टर का I कितना है, इसका 2I है, 2 लिख दो। J कितना है, 4J है, 4 लिख दिया। K कितना है, 3K है, 3 लिख दिया। फिर I हमारा जो भी था उसको रिपीट कर दो, ठीक। E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का 3I है, 3 लिख दिया, 2J है, 2 लिख दिया, 4K है, 4 लिख दिया, और I को फिर लिख दिया। I 3 था, देखो किसी ने 2 लिख दिया, 3 लिखो यहाँ। अब तुम इसे क्रॉस प्रोडक्ट लो। अब देखें हम P×E निकालना है। P×E में सबसे पहले I लिखना है, I के लिए हमें J×K जाना होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले 4 4 16 हो गए, -I इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ गया, I कैप, पहला आंसर आ गया। दूसरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 8 J आ गया, प्लस साइन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 4 हो गया, 4 लिखा, माइनस साइन लगाया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 12 आ गया, फिर ये हो गया K कैप। फाइनल आंसर आया, हम लोग जानते हैं कि P×E टॉर्क होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू आया कितना, 16 - 6 10I आ गया, 10I कैप, प्लस 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 को लिखते नहीं है, J कैप हो गया, प्लस वहाँ पर 4 - 12 तो माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस साइन लगाया, 8 K कैप, ये आ गया हमारा टॉर्क, बस ये तुम्हारा आंसर आ गया। तुम्हारे कोर्स में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे सॉल्व करना होगा। बाकी इसकी मोर डिटेल के लिए संपर्क करें 11th के वेक्टर से। अब एक तुम करके बताओ, ये हमने दोबारा फिर से लिख दिया साफ साफ कि जिन्हें डाउट था वो एक बार प्रोसेस उन्होंने और देख लिया, ठीक है। अब आओ एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, एक फ्रेश क्वेश्चन दूसरा लेते हैं उठाकर। P वेक्टर इक्वल टू 5I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। अरे P = है क्या? ये कौन इक्वल्स टू P? है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E है इलेक्ट्रिक फील्ड।
पहले एक बार दोबारा वो कर देना, रिपीट कर देना। क्या है बताओ? ये वैल्यू रिपीट वैल्यू है इसकी, पी वेक्टर है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ई है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब तुम इसे निकालो, फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क निकलवाया तुमसे, अब बताओ जरा क्या होगा, बोलो। टॉर्क देखो कितना आएगा। तुमने कल जवाब ही लिखा। हाँ भाई, 0 I cap minus 24 J cap plus 16 K cap। अच्छा भाई, पहला आंसर आ गया 0i कैप। यस सर, यही है, यही है। इतना ही जीरो आई आता है। कैप माइनस 24 जे कैप प्लस 8 कैप। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन शॉट। अच्छा 11 में तो हाँ ठीक है, इतना है। अभी हम भी पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं तुम्हें, चलो हम भी लिख देते हैं और लिख डालते हैं ताकि जो बच्चों ने नहीं किया है वो कम से कम प्रोसेस का देख ही लें। तो यहाँ पे लिख दिया बच्चों 5i के 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 2 हुआ, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको और हमने यहाँ पी क्रॉस ई निकाला तो देखा यहाँ पर आया 12 माइनस का फिर से 12 आई कैप, यहाँ पे देखा 6 माइनस का 30, 6 माइनस 30 जे कैप प्लस 20 माइनस का 4, 20 माइनस का 4 के कैप। तो इससे हमें पी क्रॉस ई का मतलब टॉर्क जो मिला वो 12 माइनस 12 0 आई कैप, ना भी कहें कोई बात नहीं। यहाँ पर 24 माइनस का 24 जे कैप प्लस का कितना 16 के कैप। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हटाओ से, अब चलते हैं आगे। ये तो बच्चों डॉट और क्रॉस की थोड़ी बातें जो उलझी हुई थी उनको हमने सुलझा लिया। ठीक, तुम्हारे यहाँ इतना। पूरी फिजिक्स में डॉट जब जब आएगा तो डॉट का अपना प्रोसेस, क्रॉस जब जब आएगा तो ये प्रोसेस का क्वेश्चन फिक्स्ड है, वैल्यू कुछ भी होंगी निकाला ऐसा ही जाएगा। अब आते हैं ये इतना ही है बस। बस इतना ही अगर था। हम को ए बी कॉस साइन थीटा से निकालते तो कैसे निकालते? ए बी कॉस 90 वो तो 11 में से क्वेश्चन देते थे, जैसे वो कहते थे कि एक मैग्नीट्यूड ए है जिसकी वैल्यू 5 है, फिर लिखते थे एक वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू जो है वो 10 है और वो दोनों एक 60 एंगल पे लग रहे हैं, तो बताइए इनका एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तब हम लिखते थे मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा ऐसे करके। तो ए की वैल्यू 5 लगा दी, 10 लगा दिया, साइन 60√3/2 रख दिया और यहाँ से कैंसिल करके 25√3। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, वो 11 में थे। सर ये सिंगल वेक्टर के लिए है ये वाला फॉर्मूला? ये तब के लिए था जब आई जे के कैप में वेक्टर दे रखे होते थे, वही क्रॉस प्रोडक्ट ये भी निकाला है। ये तब के लिए है जब दोनों के मैग्नीट्यूड और एंगल दे दिया जाए, और वो तब था जब क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर को मैग्नीट्यूड ना देकर आई जे के कैप में दे देते हैं, वो तब के लिए प्रोसेस था। ठीक है, बात समझ पाए? वो प्रोसेस तब के लिए, ये इसके लिए। तो ओके सर, ये तुम्हारी कहानी बन गई। अब चलते हैं आगे। तुमने देख लिया था बच्चों लाइन चार्ज देख लिया था, आज हम लोग चलते हैं 2D बॉडीज के ऊपर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है थिन शीट के लिए। ठीक, हम लोगों ने वायर की वजह से निकाला था, चलो अब थिन शीट की वजह से निकालते हैं। तो उसके लिए एक हेडिंग डाल लो बच्चों, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन या यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट।
प्लेन शीट। अब देखो यहाँ 2D बॉडी आ गई बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे 3 तरह की बॉडी हमें मिलेंगी, अब ये 2D आई, अभी तीसरे केस में आएगी 3D आएगी। तो उसमें क्या हुआ कि एक शीट है बच्चों, बहुत बड़ी शीट है, एक पेज है। जैसे ये तो सब शीट किस तरह की होती है, 2D ही तो शीट होती है। ये है देखो शीट यहाँ रखी हुई, ये एक पेज जो है वो शीट है। इस पेज में 2 डायमेंशन है, L है B है, थिकनेस इसकी 0 के करीब, नेग्लिजिबल थिकनेस है। अब इसको उन्होंने चार्ज दे रखा है यूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किसी P पॉइंट पे निकालना थी, तो P पॉइंट पे हम एक सर्कुलर एरिया यहाँ पे बना देंगे और यूँ एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना देंगे। एक इधर भी एरिया लिखा दिया और ये सरफेस। यहाँ पर दरअसल हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, मगर उसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे कि एरिया ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पर ये तो डायरेक्शन इसकी बनी गई। फाइनली लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे फ्लक्स, फाई जो है फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ current एरिया ऑफ एंड सरफेसेस एंड फेसेस खाली। ये है ए एरिया है, इधर ए एरिया। ये से भी कर सकते हैं, वैसा भी करके दोबारा दिखा देंगे। पहले ये है कि इस तरह से कर लो, दोनों मेथड बता देंगे, जिससे भी तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। अब तुम देखो बच्चों यहाँ कि ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ए 2 है, 2a लिख दिया। फाई की वैल्यू हम जानते हैं Q/ε0 है, और हम लोग ये भी जानते थे कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A, लेमडा इक्वल टू Q/L, रो इक्वल टू Q/V। 3 तरह के नाम थे। तो Q की जगह पे रख दो, Q की जगह पे क्या रख सकते हो भाई, सिग्मा ए यहाँ रख देना, सिग्मा ए। तो यहाँ रखा हमने सिग्मा ए, जगह है नीचे है जगह, सिग्मा ए रख दिया अपान ε0। यहाँ पर E इंटू 2a, ए से ए कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा है 2 को अपान में भेज दो, सिग्मा अपान 2ε0, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ। ये आई। इसकी खास बात क्या है, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा और डज नॉट डिपेंड ऑन आर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन आर। हाँ सर ये हमने एरिया कैसे लिया, ये एरिया ए ले लिया हमने, ये एक बार ये फिगर समझाइए, फिगर डायग्राम समझा। फिगर ये है कि एक शीट रखी हुई है ऐसे, ये एक शीट रखी हुई है, इसके इधर एक एरिया ले लिया, एक इधर एरिया ले लिया। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में है, cos 0 हो जाएगा। इधर भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, 0। आप बाद में एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए सर्कुलर ले लिया है हम लोगों ने। सर ये R0 क्या है? R0 का मतलब है, इसे हिंदी में लिख लो यहाँ पर, डजंट डिपेंड ऑन R। ठीक है, जब किसी पे डिपेंड नहीं करता तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख के उसकी 0 पावर लगा देते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज है ये, डिपेंड ऑन R। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन R। अब तुम देखो बच्चों, ये E कैसे ले लिया, अगर हम यहाँ पर एरिया ले लें तो ये एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, यहाँ से थोड़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। यहाँ ये सरफेस इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का सीन बनेगा। तो इसलिए जो एंड फेसेस है वही तुम्हारे डायग्राम समझ नहीं आया। डायग्राम समझ लो, एक शीट बनी है, यूं बनाई है, मेरे में नहीं आया सर। डायग्राम देख लो, शीट यूं बनाई है ऐसे। अब एक एरिया यहाँ पर है, सर्कुलर प्लेट मान लो यहाँ रखी हुई है, एक सर्कुलर प्लेट है, यहाँ पूरा एक सिलेंडर बनाओ। तुम्हें पता है सिलेंडर जब रखा होता था तो उसकी कर्व सरफेस से तो फ्लक्स 0 पास होता था भाई, पुरानी वाली बात याद करो। पर तो सिलेंडर से फ्लक्स पास क्यों होगा, चार्ज तो सर पेजेस में है ना, प्लेन में।
तो फिर सर इसमें फ्लक्स क्यों आएगा सिलेंडर में? सिलेंडर में ही तो हम निकालना है कि एरिया कितना निकलेगा। सिलेंडर से पास होने वाला ही तो फ्लक्स हमें चाहिए है। सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स ही हमें चाहिए। देखो जरा फिर से समझो, पहले तुम ये वाला प्रोसेस नोट कर लो ताकि हम मिटा दें इसको, फिर हम दूसरे प्रोसेस समझा रहे हैं पूरा ऑपरेशन करके इसको। ये नोट करने वाला तो ये हो गया, अभी समझा और रहा है कई तरह से, सब क्लियर हो जाएगी बात, कुछ है नहीं इधर ज्यादा। नोट हो गया, हटाएं? नहीं सर अभी नहीं हुआ। हो गया सर। नोट करो, आराम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सर ये एरिया 2A क्यों ले लिया? जो एरिया एंड इधर है वो एंड उधर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक तरफ थोड़ी, दोनों तरफ है ना। वो तो चार्ज शीट है तो उसके इस तरफ से दोनों तरफ चार्ज है ना, तो वो दोनों तरफ कवर करेगा। जैसे वहां पर एल लेंथ लिया था हमने, लीनियर वायर में एल लेंथ लिया था, ऐसे यहाँ पर ये एरिया लिया। चलो पहले फ्री करो हमें, अभी हम बता रहे हैं, दूसरी तरह से बता रहे हैं। हाँ हो गया सर, नोट हो गया। अब देखो जरा इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। ये तो इतना लिखने के लिए एग्जाम में है आसान, अब मुश्किल तरीके से समझ लो थोड़ा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक हमने यहाँ हाफ सिलेंडर इधर लिया है, इधर उधर दोनों तरफ, क्योंकि चार्ज जब है शीट के तो एक तरफ थोड़ी है, इधर इधर दोनों तरफ है। तो जो काम इधर के लिए इफेक्ट हो रहा है वो काम इधर के लिए भी इफेक्ट हो रहा है। ये अब अगर हम यहाँ पर छोटा सा एरिया ये ले लें तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, एरिया वेक्टर ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इससे इस वाली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ऐसे यहाँ पे भी जीरो जीरो जीरो, इस सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। जो एंड फेस है यहाँ पर, जो सिलेंडर है, देखो सिलेंडर ऐसे है, चलो सिलेंडर मिल गया हमें, ये है सिलेंडर, इसका ये है एंड फेस। तो इस वाले कर्व से यहाँ पूरी शीट रखी हुई है, ये है शीट रखी हुई, तो इस पे तो चार्ज है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन सब से जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर 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 आएगा, मगर यहाँ पर जो आएगा वो इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये शीट है इसकी वजह से इस पूरे सिलेंडर की सरफेस से कहीं फ्लक्स नहीं पास होगा, सिर्फ यहाँ से पास होगा। और ऐसे ही शीट की वजह से इधर इस तरफ भी है, जो इस एंड से इधर पास होगा फ्लक्स, इस पूरी कर्व सरफेस से नहीं पास होगा। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? बताओ इसमें क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है सर। ये वो कहना चाहते थे। हम लोग तो 85 तरह से और कर डाले इसको, मगर ये बात हमें वो लेना पड़ेगी जो राइटर्स लोग ले रहे हैं, वरना हम लोग दोनों तरफ पे क्यों लिए? दोनों तरफ क्यों नहीं लेंगे? जैसे अगर हमारा वायर था तो तुमने वायर के लिए याद करो कि पूरा यहाँ पर पी पॉइंट लेना था, तो हमने पूरी गॉसियन सरफेस ये लिया और ये लिया, और यही दोनों नहीं, पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस हमने लिया है यहाँ पर, चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ले ली दो एरिया, क्यों नहीं लेते? गॉसियन सरफेस इसीलिए आया था उस जगह पर कि अगर किसी चार्ट से एक भी पॉइंट के लिए तुम रिजल्ट निकाल रहे हो तो तुम्हें सिर्फ डिस्टेंस निकालना नहीं है, उतनी डिस्टेंस पे इस पॉइंट के लिए, उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट के लिए, और इसको मिलाती हुई गॉसियन सरफेस आती थी। यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, इसलिए हमें वो एरिया लेना था जितना हमारे कंसीडर का था। ऐसे ही यहाँ वायर में ये तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर जा रहा था, हमने उतने सिलेंडर बनाया गॉसियन सरफेस में जितना हम लेंथ कंसीडर कर रहे थे, उसी जगह लेंथ की जगह यहाँ एरिया कंसीडर करेंगे। यहाँ पर वायर के चारों तरफ था एक जैसा, तो सिलिंड्रिकल सरफेस हो गई। प्लेन शीट के दो तरफ इक्वल कहानी होगी, तो दो तरफ एरिया ले। बोलो, आराम से खूब खुल के चर्चा करो, एक एक बात। अगर ये गोल होती या इस वायर की तरह होती तो चारों तरफ सरफेस लेते, ये तो सिर्फ शीट है, जो इफेक्ट इधर रहेगा वही इफेक्ट इधर रहेगा, तो दो जगह लेना था हमें एरिया। तो सर यहाँ पे सिलेंडर ही क्यों लिया? यहाँ पे सिलेंडर इसलिए लिया कि वायर है, इससे अगर एक इतनी डिस्टेंस में देखा, जो यहाँ पे इफेक्ट रहेगा वही उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगा, वही सेम डिस्टेंस यहाँ पर होगा, वही सेम डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो पूरी तरफ जो है इक्वी डिस्टेंस का एक कॉमन अगर एक जैसी सरफेस तैयार करी जाए तो सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार होगी। यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं तैयार होगी।
यहाँ पर शीट की एक तरफ जो सीन बनेगा वही सीन दूसरी तरफ बनेगा। ओके सर। बोलो बच्चों, आराम से खुल के डिस्कशन करो, जो पूछना है पूछो, अगर सब कुछ ग्रीन सिग्नल है तो आगे बढ़े। ग्रीन वो हो गई सर, क्लियर हो गई। बोलो भाई, सारे लोग बात के लिए रहे? आ गया सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो दूसरा प्रोसेस देख लो जरा। इससे अगर देखें तो इससे हम ऐसे लिख सकते थे कि फाई इक्वल टू एरिया था, ये एंगल तो देख रहे हो cos 0, ई इधर ले लिया और प्लस ई इधर ले लिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों इसी तरफ है ई, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ई ए। बस वही रिजल्ट तो आ गया। अब यहाँ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, क्यू की जगह पर सिग्मा ए लिखेंगे और अपान एप्सिलॉन नॉट और 2e ए से ए उड़ा दो और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म हो गई कहानी सारी इसकी। इसमें कंसीडर वगैरह नहीं लिखेंगे? हाँ, कंसीडर का चाहो तो एक लाइन लिख लेते हैं, क्योंकि बात बड़ा उलझी हुई थी तो हम सीधे इधर ले गए थे कि पहले ये काम की बात हो जाए। कंसीडर चाहो तो लिख लो एक दो लाइन। क्या लिखना है इसमें? वही जो हेडिंग है उससे लिखना है कि हमने कंसीडर किया कि एक चार्ज इनफाइनाइट शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बस ये बात लिखनी है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं एक लाइन कि कंसीडर a plane sheet सर हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। हाँ, इलेक्ट्रिक कैपिटल ई निकाला है। प्लेन चार्ज शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन sheet having surface charge density sigma. We have to find electric field at a सर हम एरिया कितनी भी दूर ले लें सर एक ही वैल्यू आएगी इसकी? हाँ, ये खास बात आ रही है, ये खास बात है कि यहाँ पर एरिया मैटर, डिस्टेंस मैटर नहीं करती। ये रिजल्ट आया, वी हैव टू फाइंड एट अ डिस्टेंस, बस खाली, ठीक, एट अ डिस्टेंस एट पॉइंट पी। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बात थी, ये तो एक लाइन हो गई। सर हमने क्या वैक्यूम माना है क्या? यहाँ पर हमने वैक्यूम माना है? नहीं, वैक्यूम नहीं माना है। वैक्यूम हो या कोई मीडियम हो, अगर मीडियम है कोई तो एप्सिलॉन नॉट के इनटू में के आ जाएगा, मगर वो के का सिचुएशन कभी दी नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं। अगर मान लो पानी भर दें तो जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है इसके इनटू में के वाटर का और आ जाएगा। हमेशा के लिए ये पूरा कंसेप्ट जनरल हो गया, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है कभी भी आ जाए, तो अगर कोई और वैक्यूम के अलावा मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के इनटू में कैपिटल के और लिख दोगे, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पर इसके रिजल्ट को जरा और आइसोलेटेड सिस्टम है फिर हैं? क्या इसे सर आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं? हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, अलग रखा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। मगर एक बात और गौर करो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया था। अब यहाँ पर खास बात जो गौर कर रहे थे वहां पे एनालाइज कर ही नहीं पाए थे, तुम लोगों ने पीछे लिए गए थे हमको, वहां चर्चा में लग गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा तो है, ये ग्राफ कभी नहीं पूछा है, मान लो वो पूछ लें तो यहाँ डायरेक्टली रिलेशन है, बना दोगे। मगर उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई आर डिस्टेंस पे क्या मैटर निकल कर आया, तो आर डिस्टेंस पर ये निकल कर आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन आर। इसका अगर ग्राफ पूछे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जाकर वो पूरी समझ लो जान निकाल लेंगे इस डेरिवेशन की। ये वाला अगर पूछ ले तो यहाँ पर तुम्हें यूं बना देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस बढ़ाने घटाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब इसको जरा समझो लॉजिकली, ये तो उनका आंसर हो गया। लॉजिकली समझो कि जब सोर्स बड़े होते हैं तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती बच्चों कभी। जैसे सोर्स बड़ा था, ये इनफाइनाइटली चार्ज शीट थी, तो सोर्स बड़ा था तो डिस्टेंस कहाँ मैटर करेगी। जैसे सन है हमारा एक बड़ा सोर्स है, उससे डिस्टेंस कहाँ मैटर करती है। अब हम लोग बरेली शहर में हैं, अब अगर बरेली शहर के ईस्ट में हम लोग खड़े हो जाएं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग उधर के हैं नकटिया एरिया के,
तो वहाँ पे अगर 2 बजे तुम धूप ले रहे हो खड़े हुए, ठीक है, इंटेंसिटी तुम्हें मिल रही है सनलाइट की इंटेंसिटी, जो बिल्कुल लास्ट एरिया में बरेली के हैं तो उन्हें धूप कम थोड़ी मिल रही है, सेम मिल रही है। भाई ये डिस्टेंस क्यों नहीं मैटर कर रही है? इसलिए मैटर नहीं कर रही है कि जब सोर्स बहुत बड़े होते हैं तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी या कोई भी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। बल्ब है, यहाँ से अगर तुम पढ़ रहे हो 20 मीटर दूरी पे लाइट मिल रही है, लाइट की इंटेंसिटी है, यहीं से उठा के तुम यहाँ 80 मीटर पे चले जाते हो, लाइट बहुत कम मिल रही है, इंटेंसिटी घट रही है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। यही सन है, तो तुम यहाँ पर हो, दूसरे शहर में हो, कोई असर नहीं पड़ता, सब जगह एक ही सी लाइट मिल रही है उनको। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सोर्स बहुत बड़ा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो जब सोर्सेज बड़े होते हैं तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती। गॉड इनफाइनाइटली सोर्स है, इतना बड़ा सोर्स है कि दूरियां कोई मैटर नहीं होती। कोई भी कहीं से याद करे, डायरेक्टली कनेक्टिविटी होती है हमारी। बोलो बच्चों। सर बहुत बड़ी दूरी मैटर करेगी। बहुत बड़ी दूरी मैटर करेगी, मगर उस दूरी को हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम दूरी बढ़ाते रहोगे तो वो अपने साइज बढ़ाते रहेंगे। वो कहेंगे हम इनफाइनाइटली चार्ज शीट हैं, तुमको हम 200 किलोमीटर जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम जो है 2 लाख किलोमीटर दूर तक फैले हुए, तुम्हारे 200 दूरी हमने कम बना रखी है। जैसे यही लाइन थी, इससे डिस्टेंस यहाँ पे लिया, अब तुमने कहा ये डिस्टेंस हम बहुत ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम भी छोटे थोड़ी हैं, हम खुद बहुत बड़े। तो जिस रेशियो में तुम डबल डिस्टेंस करोगे वो डबल साइज करते चले जाएंगे, तो बात वही रह जाएगी। ठीक है, ये हुआ। बोलो। लेकिन सर डिस्टेंस मैटर करती है ना? डिस्टेंस मैटर नहीं करती, बड़े सोर्सेज में नहीं करती। सर बहुत बड़ी डिस्टेंस हो तब तो मैटर करेगी सर। देखो बहुत बड़ी डिस्टेंस भी नहीं करेगी। हमने सन का एग्जाम्पल दिया है तुम्हारे बरेली शहर के लिए। अब तुम ये कहो कि यार तुमने चलो बरेली शहर के लिए दे दिया, हम दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ सुबह है कहीं अंधेरा है, तो हम कहेंगे हम सन को इतनी बड़ा क्यों रखेंगे, हम इनफाइनाइटली चार्ज पे ले जाएंगे। अभी तो हम छोटी डिस्टेंस बरेली शहर के लिए उसे इनफाइनाइट बोल रहे थे, तो हम कहोगे हम अलग अलग प्लैनेट्स की बात करने लग जाएं तो हम कहेंगे हम सन की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हमें सन से भी लाखों गुना साइज बड़ा हमें सोर्स चाहिए, तो बात वही रह जाएगी। जितना बड़ा सोर्स उतनी डिस्टेंस पर डिपेंडेंस कम, ये आ जाएगा। ठीक, समझ गए सर, दूसरा कराइए। हाँ चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रखें, कल इसके क्वेश्चन करते हुए तीसरा टॉपिक और बचा। अवनीश जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इसका अगला टॉपिक जो है उसका है शेल का। ओके सर। ठीक बच्चों, इट्स ऑल राइट, टू बी कंटिन्यूड। हम लोग मिलेंगे